जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तेजस के जेट इंजन्स अब भारत में ही होंगे रिपेयर। भारतीय सेना को मिले एडवांस ड्रोन्स। इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर पर गुंडों ने करी मारपीट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाने वाले इंडियन वेसल से ईरान नहीं वसूलेगा कोई भी टोल। और बलोच फाइटर्स ने पहली बार समुद्र में पाकिस्तान पर करी स्ट्राइक। HAL और यूएस फर्म GE एरोस्पेस के बीच भारत में फाइटर जेट इंजन्स के को प्रोडक्शन के लिए टेक्निकल एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया गया है और जो कि 2026 यानी कि इसी वर्ष के अंत तक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले लिया गया एक प्रमुख कदम है। इस डील में मुख्य रूप से तेजस मार्क 2 और भारत के 5th जनरेशन एमका के इनिशियल वेरिएंट के लिए यूएस फर्म GE के F414 जेट इंजन का भारत में को प्रोडक्शन शामिल रहेगा और इन इंजन्स को भारत में बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मुख्य रूप से इसमें शामिल है। और तेजस मार्क 2 के जेट इंजन के अलावा जो तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में यूएस फर्म GE के F404 IN-20 इंजन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अब इन इंजन्स की भी भारत में डिपो फैसिलिटी स्थापित की जाएगी और इसके तहत भारतीय वायुसेना ने यूएस फर्म GE के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। और इन F404 इंजन्स की जो डिपो फैसिलिटी भारत में बनेगी तो वो इन जेट इंजन्स की रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग भारत में ही सुनिश्चित करेगी ताकि तेजस फाइटर्स की जो फ्लीट है उनकी अवेलेबिलिटी मेंटेन रहे। और इस फैसिलिटी को GE एरोस्पेस के साथ भारतीय वायुसेना ही ओन करेगी, ऑपरेट करेगी और मेंटेन करेगी, जिसमें GE एरोस्पेस अपने टेक्निकल इनपुट्स, ट्रेनिंग, सपोर्ट स्टाफ और जरूरी स्पेयर्स और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की सप्लाई तो इस रोल में शामिल रहेगी। और बाकी इस फैसिलिटी से ओवरसीज रिपेयर सेंटर्स के ऊपर से निर्भरता कम होगी और जो कि टर्न अराउंड टाइम्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अभी वर्तमान समय में जो ये फॉरेन जेट इंजन्स हैं तो उन्हें मेजर रिपेयरिंग के लिए उसी कंट्री में वापस भेजना पड़ता है जहां से वो लिए गए हैं और इसका असर पड़ता है फाइटर्स के अवेलेबिलिटी रेशियो पर, क्योंकि उन इंजन्स को भेजने से लेकर सही होकर वापस आने तक कई महीनों का समय लग जाता है। लेकिन अब जो तेजस फाइटर्स के इंजन्स हैं F404 तो उनके रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का जो कार्य है तो उसे अब भारत में ही इस फैसिलिटी में कंडक्ट किया जाएगा और उसके लिए भारतीय वायुसेना के जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। और टर्न अराउंड टाइम को कम से कम रखने के लिए जो भी जरूरी स्पेयर पार्ट्स टूलिंग है तो उनको पर्याप्त संख्या में रखा भी जाएगा। चेन्नई बेस्ड ज़ूपा जियो नेविगेशन टेक्नोलॉजीज़ ने भारतीय सेना को पिछले 3 महीनों में 500 प्लस STQC सर्टिफाइड साइबर सिक्योर अजीत सीरीज़ के ड्रोन्स सप्लाई किए हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ज़ूपा के इस अजीत सीरीज़ के ड्रोन्स में एक नहीं बल्कि करीब 6 टाइप के अलग अलग ड्रोन्स आते हैं, जैसे कि मिनी हॉक बॉम्ब ड्रॉपिंग AI ड्रोन जो कि लॉन्ग एंड्योरेंस के साथ आता है, मिनी कैस्ट्रल जो कि कैमरा ड्रोन है, अजीत ईगल, मिनी शिक्रा जो कि एक FPV ड्रोन है, मिनी फैल्कन और मिनी ट्रेनर। इन ड्रोन्स में लगभग 60% तक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया गया है। और जैसे कि मेंशन किया गया है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये STQC सर्टिफाइड है, तो ये सर्टिफिकेशन भारत सरकार द्वारा दिया जाता है जो कि इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो पर्टिकुलर सिस्टम है तो उसने साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस, डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, रेजिस्टेंस टू हैकिंग और एक्सटर्नल कंट्रोल, इन सभी पॉइंट्स को सुनिश्चित किया है। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी ड्रोन को STQC सर्टिफिकेशन मिला हुआ है तो उसका मतलब यह है कि उसे गवर्नमेंट की लैब्स द्वारा बहुत ही रिगरस तरीके से टेस्ट किया गया है, ये साइबर थ्रेट से सेफ हैं और सेंसिटिव मिलिट्री एरियाज़ में इस्तेमाल करने के लिए इन पर विश्वास किया जा सकता है। और इनका डिज़ाइन भी एंटी हैकिंग प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसके अलावा स्वदेशी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ये इंडिविजुअली या फिर स्वार्म फॉर्मेशंस में भी ऑपरेट कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल सर्विलियंस, रिकॉनेसेंस और टैक्टिकल मिशंस अलग अलग भूमिकाओं में किया जा सकता है। 13 से 16 अप्रैल तक नई दिल्ली में भारतीय सेना भी 2026 की अपनी पहली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को आयोजित करेगी और जिसमें फ्यूचर रेडी इंडियन आर्मी के लिए सभी जरूरी पॉलिसी डिसीजंस, ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशंस, इन सभी की समीक्षा और आकलन किया जाएगा। और जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि 14 से 16 अप्रैल तक नई दिल्ली में भारतीय नौसेना भी 2026 की पहली बाईएनुअल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने वाली है और संभावित रूप से आर्मी और नेवी की इन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वेस्ट एशिया की सिचुएशन को भी मुख्य रूप से डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली से एक सर्विंग ब्रिगेडियर रैंक के आर्मी ऑफिसर और उनके बेटे के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है और ये घटना साउथ दिल्ली के वसंत एनक्लेव की बताई जा रही है, जब रात को करीब 10 बजे आर्मी ऑफिसर के घर के पास 2 व्यक्ति अपनी कार पार्क करके उसके अंदर ड्रिंक कर रहे थे। और जब आर्मी ऑफिसर और उनके बेटे ने उन दोनों व्यक्तियों की इस हरकत पर अपना विरोध दिखाया और जब ब्रिगेडियर परमिंदर सिंह अरोड़ा ने पब्लिक प्लेस में उन दोनों को अल्कोहल पीने से मना किया, तब एक तरह की आर्ग्यूमेंट छिड़ गई और फिर थोड़ी देर में उस गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति ने अपने बैकअप के लिए करीब 7 से 8 लोग बुलाए जो कि मल्टीपल व्हीकल्स में आए थे और फिर उन लोगों ने आर्मी ऑफिसर के बेटे के साथ मारपीट करी जिसमें उसको गंभीर चोटें भी आई हैं। और जब आर्मी ऑफिसर ने भी इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट होने की रिपोर्ट है और उनको धक्का भी दिया गया है।
और एनडीटीवी के साथ टेलीफोनिक इंटरव्यू में आर्मी ऑफिसर के बेटे ने क्लियरली बताया है कि शनिवार की रात थी, रात के खाने के बाद लगभग 10 बजे हम थोड़ी देर टहलने के लिए निकले थे और हमारे घर के ठीक बाहर मुख्य सड़क के निकास की ओर एक मर्सिडीज कार में 2 लोग शराब पी रहे थे और मेरे पिता ने उनसे सवाल किया और कहा कि यह सार्वजनिक स्थान है, इसलिए यहाँ शराब पीना मना है, और उन्होंने उनसे कहीं और जाने या अपने घर जाने को कहा और फिर इसके बाद ही बहस शुरू हो गई थी। बाकी एनडीटीवी की ही रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो विटनेसेस हैं उनका आरोप है कि घटना के दौरान पुलिस की वैन पहुंचने के बावजूद मौके पर मौजूद अधिकारी केवल मूक दर्शक बने रहे और उन्होंने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। और जो विक्टिम की फैमिली है उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि वसंत विहार पुलिस स्टेशन ने इनिशियली उनकी एफआईआर तक दर्ज करने से मना किया था जब उन्होंने पुलिस स्टेशन में इस क्राइम को रिपोर्ट करने का प्रयास किया। और अब इस मामले पर जो भारतीय सेना की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसमें बताया गया है कि भारतीय सेना की अथॉरिटीज़ ने इस मामले का गंभीर संज्ञान लिया है और मिलिट्री पुलिस की एक टीम को ऑफिसर की सहायता के लिए भेजा गया है और दिल्ली पुलिस ने भी तुरंत जांच और प्रायोरिटी बेसिस पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। और इस इंसिडेंट को लेकर डिफेंस कम्युनिटी में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है और जो भी इस मामले पर आरोपी हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन की मांग की गई है। और बाकी जिस कार के अंदर ये दोनों आरोपी थे उन्हीं कार का नंबर है DL3CCY0789 और इनकी वीडियोस भी ऑलरेडी सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि इनके खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई हो। तो यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से अनाउंस किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर जो नेवल ब्लॉकेट के ऑर्डर्स दिए गए तो वो लागू होंगे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक 13 अप्रैल सुबह 10 बजे से, जो कि भारत के समय के हिसाब से हुआ 13 अप्रैल शाम के 7:30 बजे से। और इसराइल के पीएम ने यूएस के इस निर्णय का सपोर्ट किया है और ये कहा है कि ईरान पर नेवल ब्लॉकेट को लागू करने का यूएस का जो डिसीजन है उसको इसराइल सपोर्ट करता है और इसराइल की गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में है। जबकि यूके के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि जिस भी तरह का दबाव हो जो ब्रिटेन है वो इस ईरान वॉर में शामिल नहीं होने वाला है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ब्लॉकेट वाले डिसीजन को सपोर्ट नहीं करता है। बाकी आज भारत में ईरानियन राजदूत से जब ये प्रश्न पूछा गया कि ईरान के पोर्ट्स पर जो यूएस ब्लॉकेट इम्पोज कर रहा है तो उस पर ईरान का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, तो उनका यही कहना था कि आप जल्द ही निकट भविष्य में ईरान का रिस्पॉन्स देखेंगे। बाकी उनका ये भी कहना था कि भारत सरकार के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं और हम भी भारत सरकार की मदद करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने भी इन दिनों में हमारी मदद करी है। और उनका ये भी कहना था कि यूएस 3 से 4 दिनों में इस वॉर को समाप्त करना चाहता था, लेकिन हमारे लीडर खामेनेई ने कहा कि अगर आप वॉर को स्टार्ट करते हैं तो तुम उसको फिनिश नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यूएस को इस बात को लेकर अवेयर रहना चाहिए कि अगर वे हॉर्मोज को ब्लॉक करते हैं तो फिर आप ऑयल और पेट्रोलियम के प्राइस देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर अमेरिका हमारे डिमांड्स के लिए सहमत होता है तो हम बातचीत के दूसरे राउंड के लिए भी तैयार हैं। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से पास होने वाले भारतीय टैंकरों से टोल वसूलने से इनकार किया है। जबकि इसी बीच यूएन की मैरीटाइम एजेंसी के प्रमुख की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उनका कहना है कि किसी भी देश के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू होने वाली शिपिंग को ब्लॉक करने का लीगल राइट नहीं है। और जबकि यूएस की सेंट्रल कमांड ने इस ब्लॉकेट को लेकर जो स्टेटमेंट दी है उसमें उनका ये कहना है कि डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये सभी तरह के वेसल ट्रैफिक पर लगाए जाएंगे। और ये भी सलाह दी गई कि कोई भी वेसल जो कि ब्लॉकेट वाले एरिया में एंटर या डिपार्ट करेगी बिना ऑथराइजेशन के तो उसको रोका जा सकता है, उसका मार्ग बदला जा सकता है और उसे कैप्चर भी किया जा सकता है। बाकी ये भी कहा गया कि ये जो नाकाबंदी है तो ये नॉन ईरानियन डेस्टिनेशंस की ओर जाने वाले या वहाँ से आने वाले वेसल्स के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से उनके न्यूट्रल ट्रांजिट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि जो वेसल्स ईरान के पोर्ट में जा रही हैं, ईरान के पोर्ट से आ रही हैं, तो उन पर ये रिस्ट्रिक्शंस मुख्य रूप से लगाए गए। बाकी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर किसी और डेस्टिनेशन में जा रही हैं जो कि ईरानियन डेस्टिनेशन नहीं है तो उन पर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे। बाकी चीन, रशिया, यूरोपियन यूनियन तो उनकी तरफ से यूएस के इस एक्शन पर चिंता व्यक्त की गई है और इसे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन भी बताया गया है। भारत की तरफ से फिलहाल अभी तक इस पर कोई ऐसी मेजर ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। सऊदी अरेबिया और यूएई वो कहीं ना कहीं चुपचाप तरीके से इसको सपोर्ट ही कर रहे हैं। जापान और साउथ कोरिया ने भी इस पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करी है क्योंकि वे भी गल्फ ऑयल पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं और उन्होंने डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन के लिए आग्रह किया है। बाकी इसराइल का हम आपको बता चुके हैं कि उसने यूएस को खुल के सपोर्ट किया है इस मामले में और बाकी ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये यूएस का एक्शन काफ़ी भारी पड़ सकता है क्योंकि एक छोटी सी गलती एक मेजर एस्केलेशन का रूप ले सकती है और इस तरह के एक्शन से एनर्जी क्राइसिस सही होने के बजाय और भी बढ़ सकते हैं। आज भारत के डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी श्री संजीव कुमार ने कर्नाटका में स्थित HAL की नई हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के स्ट्रक्चर असेंबली लाइन और एक ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम का उद्घाटन किया है। और HAL की जो ये नई हेलीकॉप्टर फैसिलिटी है तो ये एक अत्याधुनिक फैसिलिटी में आती है जिसे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और प्रचंड LCH के प्रोडक्शन के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। और ये भारत के IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और DBMRH यानी कि डेक बेस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स
तो इस तरह के फ्यूचर प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करेगी। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि रविवार को पहली बार बलोच फाइटर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ समुद्र में हमला किया है और इस हमले में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के 3 पर्सनल की जान गई है, जब बलोच फाइटर्स ने पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास अरेबियन सी में पाकिस्तानी पेट्रोल बोट पर ओपन फायर किया था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की जो वेसल है ये रूटीन पेट्रोलिंग में थी और इस रीजन में बलोच फाइटर्स की ये पहली मैरीटाइम स्ट्राइक भी है, जो कि दिखाता है कि अब जो बलोच फाइटर्स हैं वो लैंड बेस ऑपरेशन से अब सी बेस ऑपरेशंस पर भी शिफ्ट हो रहे हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में मणिपुर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर अमित देसवाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में जम्मू कश्मीर के बारामूला में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर हरमिंदर पाल सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1982 में मणिपुर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही यदुनाथ प्रसाद वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2016 में 35 असम राइफल्स के राइफलमैन गोकुल चंद यादव और 1966 में 18 असम राइफल्स के राइफलमैन मैन माशी मुंडा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय सेना की मिलिट्री पुलिस की मुख्य जिम्मेदारियां क्या रहती हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।